समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां अदालत से जमानत प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीतापुर की जेल से रिहा होकर अपने गृह जनपद रामपुर पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने उनका जगह जगह फूल बरसाकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए देश की सर्वोच्च अदालत एवं हाईकोर्ट को शुक्रिया कहा और साथ ही जेल में गुजारे गए 27 महीनों का भी जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जिस तरह से हमें इंसाफ मिला है उसमें यही कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने विधाता की तरफ से जो पावर्स उनको डेलीगेट पावर्स थी उसका सही और जायज़ इस्तेमाल किया है और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे दिलों को इस बात के लिए मजबूर किया है कि जिस तरह हमारे अब्दुल्ला ने कहा उस तरह हम भी ये कहें, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां जैसे ही अपने गृह जनपद रामपुर में दाखिल हुए, वैसे ही उनके समर्थकों ने फूल वर्षा कर दी और उनका जोरदार स्वागत हुआ। वहीं जैसे ही अपने घर से चंद कदमों के फासले पर पहुंचे तो मीडिया के कैमरों पर जेल में बिताए 27 महीनों का दर्द बयां करने से नहीं चूके। इसी दौरान उन्होंने देश की सर्वोच्च और उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट का शुक्रिया भी अदा किया। वहीं उन्होंने पलके बिछाए इंतजार करने वाले अपने समर्थकों के अंदर अपने चिर परिचित अंदाज में दिल को छू लेने वाले अल्फाजों से जोश भरने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। सपा नेता आजम खां ने मीडिया से मुखातिब होते हुए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर कहा कि मैंने एक मौके पर जेल में जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, जज साहब से ये कहा था कि आपके पास आसमान वाले की डेलीगेट पावर है और उन पावर का इस्तेमाल आपको कैसे करना है जाहिर है ये आपको ही तय करना है। कि मैं समझता हूं कि हमारे कुछ हाईकोर्ट के फैसलों में और सुप्रीम कोर्ट से 100% मामलों में जिस तरह से हमें इंसाफ मिला है उसमें यही कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने विधाता की तरह से जो कहा बस उनको डेलीगेट्स पावर थी उसका सही और जायज इस्तेमाल किया है और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे दिलों को इस बात के लिए मजबूत किया है कि जिस तरह हमारे अब्दुल्ला ने कहा है कि उस समय हम भी ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। आजम खान से पूछे गए सवाल के पिछले 26 महीने से ज्यादा के मुश्किल भरे सफर में वो कैसे रहे, परिवार ने क्या कुछ सहा, पर प्रतिक्रिया देते हुए आजम खान ने कहा कि देखो भाई, जब कोई बड़ा मिशन सामने होता है मुखालिफ भी बड़ा होगा। मैंने एक मौके पर जेल में जब वीसी हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जज साहब से ये कहा था कि आपके पास आसमान वाले की डेलीगेटेड पावर्स हैं और उन पावर्स का इस्तेमाल आपको कैसे करना है जाहिर है ये आपको ही तय करना है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे कुछ हाई कोर्ट के फैसलों में और सुप्रीम कोर्ट से 100% मामलों में जिस तरह से हमें इंसाफ मिला है उसमें यही कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने विधाता की तरफ से जो पावर्स उनको डेलीगेट पावर्स थी उसका सही और जायज़ इस्तेमाल किया है और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे दिलों को इस बात के लिए मजबूर किया है कि जिस तरह हमारे अब्दुल्ला ने कहा उस तरह हम भी ये कहें, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। सर, परिवार आपने बहुत ज़्यादा परिवार ने सफ़र किया है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि 26 महीने से लगातार आप अंदर रहे हैं, परिवार लगातार जेल में भी पहुंचता रहा, लेकिन कुछ राजनीतिक दल और देखो भाई, जब कोई बड़ा मिशन सामने होगा तो मुखालिफ भी बड़ा होगा और तकलीफ भी बड़ी होगी। उस मिशन से फ़ायदे भी बड़े होंगे, नुकसान भी बड़े होंगे। मीडिया कर्मियों द्वारा आगे के प्लान पूछे जाने पर आजम खान ने कहा कि वो कोशिश करेंगे कि वो असेंबली में कम से कम जाएं। साथ ही जेल में ऑर्डिनरी कैदी थे और कच्ची दाल के पानी से रोटी खाते थे। दाल नहीं होती थी, उसमें सिर्फ पानी होता था। बार बार उनकी आंखों से, उनकी जबान से जेल का दर्द बयां हो रहा था। आइए सुनाते हैं आपको, दिखाते हैं आपको कि आजम खान ने क्या कहा। क्या आजम खान साहब का क्या जिस तरीके का अंदाज होता था जेल जाने से पहले, क्या आजम खान का अंदाज वैसे ही रहने वाला है या आवाज दब जाएगी आजम खान?
देखिए, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मैंने 40 साल सोने और चांदी के कंगन हासिल करने के लिए नहीं दी थी। न मेरे पास कोई बंगला है। जब ईडी वाले मेरी इंटरोगेशन करने के लिए जेल में 5 दिन आए और उन्होंने मुझसे पूछा विदेशों में कहाँ कहाँ आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कहाँ कहाँ बैंक अकाउंट्स हैं आपके, तो मैंने बस उनसे इतना ही कहा कि मुझे आपके सवालात पर गुस्सा नहीं आ रहा है, बल्कि इस बात पर शर्म आ रही है कि मैं कहाँ पैदा हो गया। अगला कदम क्या होगा सर? अगला कदम आपका और शिवपाल जी का क्या होगा? मायावती जी भी आपकी तारीफ कर रही हर दल समाजवादी पार्टी के साथ साथ हर दल आपसे मुलाकात देखिए, मैंने बहरहाल हर दल आपसे मिलना अपनी सारी ज़िंदगी एक चीज़ साबित करने की कोशिश की कि मेरी इंटीग्रिटी डाउटफुल नहीं है। मैं ज़मीर बेचने वाला नहीं हूँ, न मैं मुल्क बेचने वाला हूँ, न मैं कौम बेचने वाला हूँ। ये मैंने इमरजेंसी के वक्त भी साबित कर दिया था और 40 साल तक शायद ही पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसी मिसाल हो और शायद अभी तक नहीं है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई 11 बार जीता हो और एक बार जब वो जेल में हो तो इतने वोट मिले हों जितने उसे बाहर रहकर भी न मिले। अगर पार्लियामेंट के चुनाव में भी धांधली और पुलिस की दादागिरी और डीएम साहब की इनायतें न रही होती तो मैं तकरीबन 3.5 लाख वोट से जीतता। बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञानवापी मस्जिद पर जो केस चल रहे हैं लगातार सुप्रीम कोर्ट में और बनारस कोर्ट में कि मस्जिद में शिवलिंग मिला है और जो एक दीवार है पूरी मस्जिद की उसको गिराने की भी याचिका वाराणसी कोर्ट में डाली गई है, इस पर क्या कहना चाहिए? थोड़ा सा फ़र्क है दोनों चीज़ों में। बाबरी मस्जिद मूवमेंट और बाबरी मस्जिद के केसेस बहुत लंबे अरसे तक चले, लोकल कोर्ट्स में चले। 22/23 दिसंबर 1949 की रात जब एसडीएम का एक ऑर्डर पास हुआ, उसके बाद से लेकर डिमोलिशन तक, या यूँ कहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की बेंच का फैसला आया, उस वक्त तक कई दहाइयाँ गुजर गईं। लेकिन जिन मसाजिद का जिक्र आप कर रही हैं, इनकी मुकदमों की स्पीड लोकल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चंद दिनों में तय हो गई है। लिहाजा मैं क्योंकि ख़ुद भी वकालत का स्टूडेंट होने के नाते आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमें इस स्टेज पर न सिर्फ ये कि मुझे बल्कि किसी को भी इस स्टेज पर किसी किस्म की राय इसलिए नहीं देना चाहिए कि उससे मुल्क का माहौल भी ख़राब होगा और इंसाफ पर से लोगों का भरोसा भी मुतज़लज़ल होगा।